please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट के लिए आज है एक बेहद ऐतिहासिक दिन। जी हां, पहली बार 5 डिजिट में यानी कि निफ्टी ने छुआ है 10,000 का आंकड़ा। और इस खास मौके पर हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका काफ़ी कुछ योगदान रहा है निफ्टी को यहाँ तक पहुँचाने में, हिंदुस्तान के कई सारे लोगों की ढेर सारी वेल्थ बनाने में। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रामदेव अग्रवाल साहब। सर नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहूँगा कि पिछले 3 दशकों की आपकी मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है, जो इन 5 डिजिट में दिख रहा है निफ्टी 10,000। हाँ, ये तो एक्चुअली ये बधाई का समय है सब इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये उनके लिए उनकी कहानी है। ये उन्होंने पैसे बनाए हैं और उनको मतलब जो ये 20-21 साल का जो NSE जब आया, मेरे ख्याल है 94 में हम लोग को एग्ज़ाम देने जाना पड़ा था। राइट। वी रोड एग्ज़ाम और सब जितने BSE ब्रोकर थे सब एग्ज़ाम देने गए और इट वाज जस्ट वी साइन एंड इट वाज वेरी इजी, बहुत आराम से मिलता था निफ्टी का। ये हमारे सामने NSE बना और उसके बाद फिर निफ्टी लॉन्च हुआ 96 में। तो वो 1000 वाला जो अभी आज 10,000 हुआ, तो 21 साल की जर्नी है। 11.5% 12% के कंपाउंडेड रेट से आज निफ्टी 10,000 तक पहुंचा। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मैंने सेंसेक्स को देखा है 100 से 30,000 31,000। तो मेरे सामने सेंसेक्स 300 गुना बढ़ा हुआ है, ये 10 गुना हुआ है, 1000 से 10,000 हुआ है। तो ये जर्नी है, मतलब यानी ये चलते रहता है। हालांकि हर एक पड़ाव, मतलब एक पड़ाव है, बड़ा पड़ाव है 10,000 का, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का जो जर्नी है वो इससे बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत लंबे की चलेगी। ये 10,000 भी होगा और 1 लाख भी होगा। अब वो समय की बात है। बिल्कुल। और मैं तो ये चाहता हूँ कि वो 1 लाख जब निफ्टी हो तब मैं आपका फिर से एक बार इंटरव्यू करूँ। ये वो मैं मेरी लाइफ स्टाइल में देखना, वो अभी नहीं होने वाला है। वो मैं मेरी लाइफ टाइम में देखना चाहता हूँ, लेकिन कभी न कभी होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन 10,000 की निफ्टी वैसे तो कह सकते हैं कि एक अंक है, एक लेवल है, लेकिन हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, हमारे बाजारों के, हमारे देश की हालात के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके क्या मायने? देखिए 2-3 चीज़ है। एक तो जो है आप थोड़ी लंबा नज़रिया रखें कि 20 साल में क्या हुआ, तो उसमें ये बताता है कि भाई एक तो पहले तो कंपोनेंट्स जो हैं, जो निफ्टी में वही कंपनीज होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल और बहुत बड़े हैं। लार्जेस्ट 50 कंपनीज निफ्टी में आते हैं। तो उस समय का जो कॉम्पोजिशन था और आज का कॉम्पोजिशन से बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस समय जो साइज़ था, मेरे ख्याल से अभी मार्केट कैप होगा 60 लाख करोड़ के आसपास होगा फॉर निफ्टी, 50-60 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा, या शायद उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि 133 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से 75 लाख के आसपास होगा निफ्टी का मार्केट कैप। उस समय टोटल मार्केट का मार्केट कैप भी 5 लाख करोड़ था। तो वहाँ पर जो निफ्टी की जो कीमत थी वो 1,02 लाख करोड़ थी। तो वो जो 1,02 करोड़ वाली निफ्टी है वो अभी 50 गुना बढ़ गया है। जो कॉर्पोरेशन थे, जैसे रिलायंस था या टेल्को था, टिस्को था, ये सब कंपनी उस समय ऐसे छोटी कंपनी थी, लेकिन उस समय नंबर 1 कंपनी थी। हाँ। आज वो कंपनी जो है ना, उनके साइजेस क्या हो गई, कोई 5 लाख करोड़ की बन गई है, कोई 2 लाख करोड़ की बन गई है, कोई 3 लाख करोड़ की बन गई है। तो ये जो जर्नी जो है, जो कई बिजनेसेस के जो उतार चढ़ाव होता है, जो कंपनीज के जो जैसे उस समय टेक कंपनीज थे ही नहीं निफ्टी में। राइट। आपके इन्फोसिस, विप्रो, TCS कोई थे ही नहीं। हमें देवर बेरली लिस्टेड। 1,000, 500, 1,500 करोड़ की कंपनी थी। आज वही सब कंपनी हाथी बन गए, सब 2-2, 2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गए। तो ये जो बदलाव जो आया है, ये सब निफ्टी में आपको वो दिखेगा। जो इकोनॉमी के अंदर जो बदलाव आ रहा है, विश्व में जो बदलाव आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, जो बिजनेसेस जो जीत रही हैं, बड़ी से बड़ी जो बिजनेस जीत रही हैं, उसका पूरा रिफ्लेक्शन आपको निफ्टी में मिलेगा। बिल्कुल। सर 2 बड़े सवाल आ रहे हैं। जब 10,000 पर हम पहुंच चुके हैं, इतिहास बना चुके हैं, तो पहला तो सवाल उन लोगों के लिए कि जो अब तक बाहर से बैठकर ही एक्शन देख रहे हैं, मैदान में उतरे नहीं हैं, मूड बना रहे हैं कि कब उतरें, और वो इंतजार करते हैं कि कभी करेक्शन आएगा तो लेंगे, और करेक्शन आया तब या तो ले नहीं पाते हैं या फिर डर जाते हैं। जो नए खिलाड़ी हैं, खेलना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय है? सही वक्त है आने का? ये हमेशा सही वक्त होता है आपको बाजार में आने के लिए, सही वक्त है। लेकिन क्या देखिए, जब आप ऊंचे में आओ, अभी जो थोड़ा बाजार थोड़ा खिंचा हुआ है, ऊंचा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इतने ऊंचे मार्केट में यदि 12 महीने के लिए आ रहे हो, और बहुत लोग आएंगे, हम चाहें आएंगे लोग, वो जो आएंगे उनको थोड़ा लफड़ा हो सकता है, क्योंकि 12 महीने में प्रॉस्पेक्टिव रिटर्न कैन बी -10%, इट कैन बी +10-15%, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क है। ऐसे वो गारंटीड नहीं है कि आपको 20-25% मिल जाएगा। उस टाइप का बोलने का बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप 3 से 5 साल के लिए आ रहे हैं,
इन्वेस्टिंग के हिसाब से आ रहे हैं, आप समझ के आ रहे हैं। यदि आपको 10 करोड़ लगाने का तो 2 करोड़ का लो, 2 करोड़ का लो, धीरे धीरे जैसे जैसे आइडिया बनते हैं ऐसे लेते जाओ। लेकिन आप आ रहे हैं लंबे के लिए, तो आप 10-20% आप नीचे भी देख भी सकते हैं। ये तो आप समझ कर लो कि जो आज इन्वेस्टिंग चालू कर रहा है, ही शुड बी रेडी टू सी अ 10 to 20% करेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कल मेरे पास कोई आए थे, उनको मैं बोला कि भाई, वो बोले हमको 50 करोड़ बाजार में लगाना। तो मैं बोला कि भाई आप 2-2 करोड़ हर महीने, वो डरते थे कि भाई हमको ऐसा नहीं कि मैं पैसा डाला और बाजार डूब गया। तो मैं एक्चुअली उसको बोला कि भाई देखो, तुम ये डिसाइड करो 50 करोड़ कितने महीने में लेके आने का। 12 महीने में लेके आना तो 4 करोड़ हर महीने लगाओ, 24 महीने में लेके आना 2-2 करोड़ लगाओ, और 36 महीने में 1.5 करोड़ लगाओ। ठीक बात। और बोला कि भाई जिस महीने में 20% बाजार गिर गया, उस महीने में आप पूरा बाकी डाल देना। ठीक बात है ना, क्योंकि वो एक डर है कि भाई कभी कहीं बाजार 10 से 15% का करेक्शन हो जाए। होगा नहीं होगा वो मेरे को नहीं मालूम, और कब होगा कैसे होगा ये भी नहीं मालूम, और क्यों होगा ये भी नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे जो तजुर्बा है पीछे का, उसको देख के ऐसा लगता है कहीं ना कहीं करेक्शन होगा। ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन में बया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी। ठीक बात। तो यानी कि जो नए लोग हैं वो ये मानकर चलें कि करेक्शन भी होगा और आपका व्यू भी थोड़ा और लंबे समय के लिए होना चाहिए। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है इस लेवल पर। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल जो रामदेव सर ज़्यादातर लोग पूछते हैं, और जिन्होंने आपकी बात सुनकर अगर सही समय पर एंट्री कर ली खरीदारी के लिए, ऐसे भी बहुत लोग हैं, इस बार तो काफ़ी लोग हैं मिलते हैं, खिलखिलाते हुए हंसते हुए चेहरे काफ़ी मिल रहे हैं इस बार। वाकई में 10,000 की खुशी दिखती है लोगों के चेहरों पर। अब उनका सवाल दूसरा है। हाँ। वो ये पूछते हैं कि पैसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, मोटा बन रहा है, जल्दी बन गया, बुक करके निकल जाएं क्या? फिर निकल गया करोगे फिर आप नहीं देखिए, आपको यदि आपका टारगेट था कि मैं 10 करोड़ लेके आया और भी मेरे पास 25 करोड़ हो गया, अब मेरे रिटायरमेंट का पूरा इंतजाम हो गया, मैं 5% में लगा दूंगा, बैंक में 6% में लगा दूंगा, मेरा काम हो गया, मेरा कोई मतलब कुछ नहीं देखने का, बस अब मेरे को सिर्फ मजा करने का इसका, तो काम खत्म हो गया, अपना बिल बचा के जाओ और अपना काम चलाओ। लेकिन यदि आपको यहाँ से भी पैसे बढ़ाने के हैं, यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं 10,000 में बेच लूँ और जैसे 9,000 होगा 8,500 होगा मैं खरीद लूंगा, ये काम नहीं करना आप। नहीं करना, ये नहीं करना आप। ये जो बाइंग ऑन द डेप्स, सेलिंग ऑन द हाइज, ये काम नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है। करना चाहिए यदि आपके पास परफेक्ट फोरसाइट है तो, और किसी के पास परफेक्ट फोरसाइट नहीं है, सबके पास परफेक्ट हाइंडसाइट है। हाँ। ये होता तो वो करता, वो होता तो वो बहुत मिलेंगे आपको, राइट, समझे ना। किसी के पास परफेक्ट फोरसाइट नहीं है, और वही एक एक्साइटमेंट है बाजार का, वही जो अनसर्टेनिटी है उसी में जीतने का तो मजा है। उसी के लिए स्किल चाहिए कि हाउ डू यू डिस्पाइट नॉट हैविंग द फोरसाइट, आपको फ्यूचर की समझ नहीं है, मालूम नहीं है, पूरा अंधकार है, मतलब पूरा एकदम अनसर्टेनिटी है, शून्य है, उसके बाद भी वहाँ पर जाना और वहाँ पर पैसे बनाना, उसके लिए आपको कुछ स्किल चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए, कुछ डिसिप्लिन चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट फिलोसफी चाहिए। वो जब आप लेके डिसिप्लिन में, बाजार बहुत इनडिसिप्लिन है, आपको बाजार, आप यदि डिसिप्लिन रहेंगे आपको बाजार हिलाएगा, आगे रोज डराएगा आपको, राइट, बेच दो बेच दो बेच दो, है ना। और आप यदि उसके बहकावे में आ गए तो खत्म। तो मार्केट इरेशनल है, आपको रेशनल होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी है। सर आपने कहा कि कभी न कभी तो निफ्टी लाख भी होगा, मैं थोड़ा छोटा वाला टारगेट लेता हूँ 20,000 का। यहाँ 10 से 20,000 निफ्टी को जाना है, उसके कारण क्या होंगे, किस वजह से यहाँ से निफ्टी में बाजार में और तेजी बनेगी, और बनेगी तो कहाँ से आएगी, लीडरशिप कौन सी होगी, क्या कुछ बदलेगा? देखिए, ये बनेगा तभी जब कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी उतना बढ़ेगा, क्योंकि अभी देखिए पी मल्टीपल पूरा हो गया है, मतलब अब इसमें वो खींचतान वाली बात है कि 23, 24, 25 का पी मल्टीपल है उसमें निफ्टी में, और कहाँ तक जा सकता है। एटलीस्ट हिस्ट्री टेल्स अस कि ये अच्छा लेवल है, मतलब ऊंचे का लेवल है। ओके, सो नाउ आगे का जो डबल करने का है, तो जैसे आज यदि मान लो निफ्टी 10,000 है तो उसका जो ईपीएस जो है वो 400 रुपये के आसपास होगा, 400 के आसपास ईपीएस है, 25 का पी है, तो 10,000 का आपका निफ्टी बनता है। एक निफ्टी के यदि आप शेयर समझे तो 400 रुपये का ईपीएस है और 25 का पी है, तो 10,000 का आपका मोटा मोटी ऐसे 410 और 24 हो सकता है, ऐसा कुछ होगा। अब ये 400 को हमको 800 करना जरूरी है। जब 400 का 800 होगा, आप चिंता ना करें, इंडेक्स आपका 20,000 का हो जाएगा। अब वो 5 साल में होगा, 7 साल में होगा, या 3-4 साल में, वो किसी को नहीं मालूम, वो मेरे को नहीं मालूम, है ना। right. अच्छा, आपको पैसे डबल करने के लिए इंडेक्स का डबल होना जरूरी नहीं है। हाँ, स्टॉक्स ज्यादा बढ़ सकते हैं, हाँ, मतलब बढ़ेंगे ही। ये 10 साल, ये 22 साल में आपका निफ्टी सिर्फ 10 गुना हुआ है। हाँ। इन्फोसिस 5,000 गुना बढ़ा है। करेक्ट, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो कि, मतलब रिलायंस भी कई गुना बढ़ा होगा इस बीच में,
तो यू हैव टू फिगर आउट, मतलब आपको समझने का है कि ये जो निफ्टी जब 10,000 से 20,000 जाएगा, वही जो आपका इन्वेस्टिंग जर्नी यही है 10 से 20,000 का, अगले 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल जितना भी लगे, 12% के हिसाब से 6 साल लगेगा, 15% के हिसाब से 5 साल लगेगा, और यदि 17-18% हो गया तो 4-5 साल में काम हो सकता है। तो मतलब 4 से 6-7 साल के बीच में आपका डबल होने का चांस है। और जो माहौल है आज नया लीडरशिप में, आज ऑयल का दाम नीचे है, एक अपॉर्चुनिटी है, लिबरेशन हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, गवर्नमेंट दिन रात संडे को भी काम कर रही है। तो ये जो माहौल है, पहली बार ये जो माहौल बन रहा है, और इंडिया एक ऐसे स्पॉट में, एक ऐसे चांस में है कि ये सब चीज़ हो सकता है। होगा नहीं होगा वो समय की बात है, बट बहुत अच्छा चांस है कि 5 साल में आपको 10 से 20,000 का इंडेक्स दिखता है, और इस बीच में उससे ज़्यादा पैसा कमाने का आपको, यदि स्मार्ट यदि इन्वेस्टर हैं आप, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। और वो स्मार्टनेस बेहतर तो यही होगा कि जनरली मैं कई जगह कॉन्फ्रेंस करने जाता हूँ, रिटेल इन्वेस्टर से जब मेरी डायरेक्टली बात होती है तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब इतने स्मार्ट, इतने बढ़िया इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स हमारे पास हैं हिंदुस्तान में, तो क्यों फिर सीधे अपने किस्मत आजमाने का मार्केट में, क्यों ना फंड्स के जरिए, SIP के जरिए पैसा लगाया। एक्चुअली में क्या हिस्ट्री ऐसा है ना, जैसे हम लोग जब 85 में जब कैरियर चालू किया, 85-87 में, तो उस समय म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट नहीं था। तो उस समय के जितने इन्वेस्टर हैं, हम लोग सब डायरेक्ट स्टॉक खरीदने के आदी हैं। और वो करीब 2002-2003 तक, जब तक म्यूचुअल फंड का पूरा अच्छा खाका ये नहीं बना, तब तक जो है ना सब के सब वो डायरेक्ट स्टॉक खरीदते थे, और वो आदतें चली आ रही है। और वो जो पुराने पोर्टफोलियो बने हुए हैं, वो सबको कौन डिसमेंटल करे, और कौन उसमें म्यूचुअल फंड, अच्छा म्यूचुअल फंड भी इतने सारे हो गए, 400-500 म्यूचुअल फंड हो गए, तो कौन सा खरीदें? वहाँ भी जैसे स्टॉक्स में तकलीफ है, वैसे म्यूचुअल फंड में तकलीफ है। कोई सेक्टर का खरीद लो, वो सेक्टर डूब जाए, फिर देन व्हाट यू डू? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर बाइंग, इवन इन म्यूचुअल फंड। बट एक बात पक्का है कि आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। अब आज के दिन में सर्विस अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड एंड PMS। अब ये समझने का कि वो एक अपने आप में कहानी है कि हाउ टू चूज द राइट मैनेजर एंड राइट प्रोडक्ट, वो एक अपने आप में विषय है। हिंदुस्तान में तेजी के लिहाज से क्या कुछ नई थीम्स उभर कर आ रही हैं, नए सेक्टर्स, या फिर वही ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स अभी भी काम करेंगे? नहीं, ट्रेडिशनल तो काम करेंगे ही, मतलब जो पुराने अच्छे कंपनी जो अच्छे कर रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। मतलब आज HDFC बैंक आपने रिजल्ट देखा, अब वो 5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, ऐसे भी लगता है कि सबसे ज़्यादा जवान बैंक तो वही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, समझे ना? तो वो अभी भी मोमेंटम है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज इतना बड़ा है। इंडियन बैंकिंग का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, 2/3 ऑफ द बैंकिंग सिस्टम विच इज स्टेट ओन्ड बैंक्स, वो सब पूरे ठंडे पड़े हुए हैं। तो वो तो पूरा का पूरा अभी, मतलब इवन RBI से कुछ बातचीत चल रही थी, लोग बोले कि भाई इस साल का पूरा जो भी इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ आएगा, पूरा प्राइवेट सेक्टर बैंक से आएगा। तो ये जो चेंज हो रहा है, देखिए बैंकिंग तो आपको जरूरत पड़ेगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ द GDP ग्रोथ रेट, आपको बैंकिंग तो एक्सपांशन होगा ही होगा। यदि 8% से यदि आपका GDP बढ़ता है तो 16% आपको बैंकिंग एक्सपांशन होगा, और यदि 10% से मान लो GDP बढ़ता है तो आपको 25-27 तक आएगा, 30% भी आ सकता है बैंकिंग एक्सपांशन। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है और सिक्योर अपॉर्चुनिटी है, समझे ना? तो इसमें क्या है कि एक HDFC की जरूरत नहीं है, इसमें 10 HDFC बनने चाहिए। करेक्ट, वही स्ट्रेंथ। देखिए आज वर्ल्ड की बिगेस्ट जो है एंटिटीज हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें चाइनीज बैंक्स वेरी लार्ज। तो यहाँ से भी बनेंगे कुछ ना कुछ बैंक, अगले 10 साल में यहाँ से भी कोई बैंक बहुत बड़ा बनेगा। अब वो है कि कौन सा बैंक बनेगा वो आपको समझने का। ठीक। तो ऐसे जब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लार्ज, तो हालांकि ये 5 लाख करोड़ का बैंक है, फिर भी अपॉर्चुनिटी आगे बहुत बड़ी है। तो ऐसे एक के बाद एक आपको अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। अच्छा, कई फाइनेंशियल सर्विसेज में जो नए फाइनेंशियल, जैसे इंश्योरेंस है, बहुत नया है प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े एंटिटीज बनेंगे। अब कौन सा जो बनेगा, ICICI बनेगा या HDFC बनेगा या मैक्स बनेगा या जो भी, और तो वो आपको देखने पड़ेंगे। फिर अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अभी लिस्ट होंगी। अभी ये नया इंडस्ट्री अपने म्यूचुअल फंड, तो ये सब अभी लिस्ट होंगे अभी लाइन से। अभी HDFC का आएगा, ICICI का आएगा, बिल्डर्स का भी लिस्ट हो रहा है। तो दैट विल बी अनदर न्यू सेगमेंट विच इज ओपनिंग अप। तो लेकिन जो पुराने, जैसे पुराना है तो बैंकिंग सिस्टम भी आपको मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए, और नए भी आ रहे हैं, नए भी जॉनर्स आ रहे हैं, पूरे के पूरे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आ रहे हैं। तो पुराने आपके HDFC लिमिटेड भी है और नए भी आ रहे हैं। तो ऐसे मिक्स में चलेगा, कुछ आपको पुराने भी खरीदने पड़ेंगे। ऐसे कार इंडस्ट्री, अब नया तो नहीं आएगा अभी कोई कार कंपनी, मारुति अकेला ही बना रहा है धनाधन। अभी मैं आज नंबर देख रहा था कि चाइना में मेरे ख्याल से 10 मिलियन कार बना 5 महीने में। हमारे यहाँ पूरे साल में 3 मिलियन बनता है। तो अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। तो पॉपुलेशन हमारी कोई खास कम नहीं है, उतना ही है, बराबर ही है, बराबर है। एटलीस्ट 10 साल में तो उतना हो जाने वाला है। बिल्कुल।
तो चलिए, वाकई में हिंदुस्तान में अब भी काफ़ी संभावना है। बाजार भले ही 10,000 पर पहुंचे, लेकिन स्कोप बहुत है। हाँ, उसको कोई डाउट ही नहीं। ये तो एक नंबर है, एक इमोशनल नंबर है 10,000। बाकी 10,000 और 9,500 और 9,800 और 10,200 में ऐसा कुछ फर्क नहीं है। मतलब यानी कंपनीज का जो काम चल रहा है वैसे वैसे चल रहा है। बिल्कुल। पिछले साल हमने मोतीलाल ओसवाल की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में एक थीम पर बात की, और वो थीम ये थी कि किस तरह से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब ने अपना करियर शुरू किया और जीरो से शुरुआत करके 1,000 करोड़ तक की उन्होंने यात्रा की, और वो कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया। अब इसी कड़ी में इस साल एक बेहद इंटरेस्टिंग थीम के साथ हम आ रहे हैं, और ये थीम ये है कि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, बाजार भी, बाजार में निवेश करने के तरीके भी, और खास तौर से शेयर खरीदने, निवेश करने और रखने के तरीके भी। तो आज इस मोबिक कॉन्फ्रेंस में हम बात कर रहे हैं फिर से रामदेव अग्रवाल साहब से, जिन्होंने 1987 में अपना करियर की शुरुआत की लगभग जीरो से, और आज ठीक 30 साल में उन्होंने अपनी वेल्थ को बनाया है शेयर बाजार में 1,300 करोड़ से ऊपर। जी हाँ, 30 साल में 1,300 करोड़। और अब उनके इसी 30 साल के अनुभव को मैं कोशिश कर रहा हूं समेटने की 30 मिनटों में, और ये जानने की कि क्या कुछ बदला है बाजार में शेयर खरीदने और निवेश करने के तरीकों में, जो कुछ 1987 में था और 2017 में क्या है और आगे क्या कुछ होगा। ये शो खास तौर से आप सभी उन लोगों के काम का है जो शेयर सीधे तौर पर बाजार में खरीदना, बेचना जानते हैं, निवेश करना जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। तो इस खास शो में बात करते हैं रामदेव सर से। सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस कॉन्फ्रेंस में। बड़ा ही आनंद आ रहा है कि एक के बाद एक आप जो थीम लेकर आ रहे हैं वो दर्शकों को बड़ी पसंद आ रही है। पिछले साल जो हमने बात की थी कि किस तरह से आपने जीरो से 1,000 करोड़ की यात्रा की, वो लोगों को बड़ी पसंद आई है। और अब ये जो थीम है इस बार की, कल, आज और कल, यानी कि कल आप किस तरह से शेयर खरीदते थे, आज कैसे खरीद रहे हैं, और आने वाले कल में शेयर कैसे खरीदे जाएंगे, निवेश कैसे किया जाएगा। तो शुरुआत कल से करें, पीछे वाले से, 1987 से, जब आपने करियर की शुरुआत की, पैसा लगाना शुरू किया, तब क्या होता था? उस समय तो अनिल ऐसा हालत था, मतलब आप 12 बजे तो दुकान खुलता, मतलब बाजार में मार्केट खुलता था। राइट। अभी 9 बजे का भूल गए थे, 12 बजे मार्केट खुलता था, ले दे के लोग पहुंचते थे, मतलब खा पी के आराम से, मतलब एंड देन इट यूज्ड टू वेरी फॉर 2 hours, 12 to 2, and most of the time orders were not executed because the capacity was limited. It was all manual. The trade was trade capturing was manual, processing was computerized. So execution was manual. It was all paper processing. So it was T+15, and actually settlement was T+21 officially. And many times it used to be merged or it used to be delayed. Right. So many times it used to be T+30. And there used to be only one result. और T+30 का मतलब कि आज शेयर बेचे तो 1 महीने बाद पैसा मिलेगा, आज खरीदे तो 1 महीने बाद शेयर आएगा। वो भी आपका नसीब, वो भी अनरजिस्टर्ड, उसका तो रजिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा। दैट कुड बी 6 months 1 year process. Absolutely. So it was a very crazy kind of thing. And लेकिन आप शेयर खरीदते कैसे थे उस वक्त, मतलब क्या सोचकर, क्या देखकर खरीदते थे? हाँ, so the main thing was, you know, I mean, first thing was I was inexperienced and young, and I didn't have much money. So good thing was that I didn't have much money. So we had more ideas than money. हमारे पास आइडिया ज्यादा थे और पैसे कम थे, तो उसी कारण से क्या था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, और मार्केट बहुत सस्ता था, बहुत ही ज्यादा सस्ता था। अच्छा, और मार्केट बहुत प्रिमिटिव था। अच्छा, इतने रेशियो एनालिसिस कुछ थे, अल्फा बीटा गामा तो कुछ था ही नहीं, इंडेक्स था नहीं वहां पर। अच्छा, दूसरा ये है कि रिसर्च और कुछ था नहीं, कोई रिसर्च नहीं था। अच्छा, देयर वाज नो रिसर्च। तो फिर बैलेंस शीट पढ़ो आप, यदि आप में हिम्मत है। एक तो पहली बात, यदि आप में जिज्ञासा है बैलेंस शीट पढ़ने की, आप उठाओ बैलेंस शीट, पढ़ो, यदि आपको समझ में आ गई अच्छी कंपनी है, जाकर शेयर खरीदो, आपके पैसे बनेंगे। इतना ईजी था। और बैलेंस शीट तो साल में एक ही बार आती है। बैलेंस शीट साल में एक बार ही आती थी। तो हम ब्रोकर के ऑफिस में जाते थे और वहां पर बैलेंस शीट आता था, या बैलेंस शीट आता नहीं था, आने वाला तो कल ही मिलता था। जो पुराने पढ़े होते थे ऐसे रद्दी से, उसको उठाते थे और उसमें से एक के बाद एक बैलेंस शीट पढ़ना चालू करते थे। बिकॉज उसमें मैगजीन्स नहीं थे, न्यूज़पेपर बहुत पतले होते थे, इंटरनेशनल बुक्स नहीं मिलते थे, कुछ नहीं मिलता था। सो द मेन थिंग वाज बैलेंस शीट। सो माय वीकेंड हॉबी वाज टू कलेक्ट बैलेंस शीट्स। और 150, 200, 250 बैलेंस शीट मेरे पास होता था अप टू डेट, एंड वो सब बैलेंस शीट को मैं पेज टू पेज पढ़ाता था। तो वो दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक सिलेक्शन। अच्छा, उस समय रेशियो क्या था?
EPS एंड PE, ओनली 2 थिंग्स वर नोन। इवन ग्रोथ का क्या मतलब होता कुछ नहीं मालूम था। बोनस शेयर बड़ा पॉपुलर होता था, डिविडेंड और बोनस शेयर बहुत पॉपुलर था। मतलब कोई कंपनी बोनस दे रही है, चढ़ जाओ उसके ऊपर। अच्छा। हाँ बोनस के मतलब इट इज द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द स्टॉक, ऐसा था वो। तो मतलब मार्केट बहुत सिंपल था। हम सिंपल से भी मतलब कि हम इग्नोरेंट थे। मतलब हमको अज्ञानता का मतलब लिमिट था, मतलब समझ लो कुछ नहीं मालूम था, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ अंदर से बहुत दीवानगी थी और जुनून था कि हमको पैसे बनाने हैं और ये जगह सही है, यू नो। और दिखता था भाई कि 15 वाला चीज 25 हो गया, 35 हो गया, वो फ्लक्चुएशन जो है दैट यूज्ड टू अट्रैक्ट अस। अच्छा, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हमको थोड़ा बैलेंस शीट पढ़ना आता था, तो हमने गलती बहुत कम की। सी बाजार में क्या है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप सही कितना करते हो, आप गलती कम करो। क्योंकि देखिए फार्मूला क्या है पैसे बनाने का इक्विटीज में, कि डाउन साइड इज 1x एंड अप साइड इज मल्टीपल x। किस्मत की बात है, कितना लंबा रहते हो आप और कितना स्पीड से गाड़ी आता है उसका, है ना। अब सवाल क्या है कि यदि आपको 1x चला गया तो भी आपका कोई देयर इज नो सीन। ठीक बात। तो बताइए 10 बार आपने किया और 10 बार में 5, 6, 7 बार आपको गलती हो गया तो भी आप मतलब यू कैन नॉट मूव। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डोंट कमिट मिस्टेक। तो शेयर बाजार में सबसे बड़ी चीज मैंने क्या देखा है कि आपके कितने पैसे बने तो इम्पोर्टेंट है, जो सही निकला उसमें कितना पैसे बना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको गलती नहीं होना चाहिए, मतलब आपको पैसे टूटना नहीं चाहिए। तो जो बफेट ने जो बात बोला है कि भाई रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। आप पहला मतलब पैसे कमाए, कहावत है कि अगर आप गलती करें तो इतनी बड़ी ना करें कि दूसरी गलती करने की गुंजाइश ना, बट गलती होना ही नहीं चाहिए। मतलब ये गलती जितना कम हो उतना बहुत सही, क्योंकि देखिए बाजार में पैसे सिर्फ कंपनी कारों से नहीं बनते। जब तूफान आता है तो उसमें क्या सब बोट्स ऊपर जाते हैं, ऑल द बोट्स राइज। जो बुल रन जो आता है और हर 7-8 साल में आता ही आता है जैसे अभी चालू है। तो जो 92 का जो बुल रन था तो उसमें क्या हुआ कि जो हम 87 में चालू किए, 3-4 साल में 10-15 लाख रुपए कमा लिए। 1-2 लाख रुपए मेरा मोतीलाल जी का खर्चा था, वो काट के हमारे पास 10-15 लाख रुपए थे। वो 15 लाख रुपए जो है उसी में मैं शेयर खरीदता था और जब भी बढ़ता था बेचता था, इस टाइप का चालू था। और ब्रोकरेज चालू था, 5 लाख 10 लाख कमाते थे। लेकिन जो हर्षद में तब बुल रन आया उसमें 18 महीने 20 महीने में जो बाजार 6 गुना बढ़ा, 800-900 से 4000-200 तक गया। इंडेक्स इटसेल्फ इतना बढ़ा, तो आप समझिए कि मतलब शेयर्स कितने बड़े होंगे। तो उसमें हमारा जो 15 लाख के ऊपर हमने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। 15 लाख से 30 करोड़? 30 करोड़। और उस जमाने में 30 करोड़? अरे हमने करोड़ देखे नहीं, हमको नहीं मालूम था करोड़ में कितने शून्य होते हैं। जीरो कितने होते हैं ये नहीं पता। तो वो जो 30 करोड़ की जो कहानी थी जी, वो मतलब तो उसमें क्या है कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिकॉज यू नो द बैलेंस शीट रेशियो थोड़ा बहुत जो समझता बिजनेस वगैरह का, उसके कारण से क्या था हमारी गलतियां नहीं हुई इसमें। और जो हमने शेयर खरीदे उस समय भी ऐसे शेयर खरीदे जिसका 99% करेक्शन होना नहीं था। मतलब जीरो नहीं हो जाएंगे, जीरो नहीं हो जाएंगे। हमको ये तो मालूम था कि तूफान में जो है ना सब बचने वाला नहीं है। तो 30 से जब तूफान खत्म हुआ तो 30 का 10 हो गया, लेकिन फिर 10 करोड़ तो रहा ना भाई। ठीक बात है। तो 10 करोड़ कम थोड़ी होता है। 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपया 100 गुना आपका हो गया, अभी तो मतलब बल्ले बल्ले हो गए। तो उस समय क्या होगा, वो पैसा जो है वो बिकेम द बेस। और हमको इतना कॉन्फिडेंस आया भाई अभी गाँव जाने की जरूरत नहीं। बस ठीक बात है। ये एक बेस बन गया। लेकिन जो बड़ा बदलाव आपके लाइफ में जो पास्ट में हुआ वो शायद 94 में, राइट? हाँ, लेकिन एक चीज है बिटवीन 87 और 94 मतलब हम थोड़ी बहुत पढ़े थे बैलेंस शीट वगैरह, जो 1-2-4 पुस्तक मिले थे वही पढ़े थे। बट अब पीछे देख के उस समय तो लगता था हम ही सबसे तीरंदाज हैं। लेकिन अब देख के लगता है कि हमारे पास सिर्फ किस्मत के धनी थे हम। अच्छा, पैशन और किस्मत के धनी थे, बस स्किल नहीं था। ओके, द मेन थिंग मतलब जो पैसा बड़ा बना वो नसीब से ज्यादा बना। कैसीनो में जाओ ना आप स्किल से कमाते हो, सॉरी किस्मत से कमाते हो, नसीब से कमाते हो। राइट, स्किल का कोई गेम नहीं होता है। राइट, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पर स्किल और किस्मत दोनों काम आता है। करेक्ट। स्किल से आप शेयर खरीदें और किस्मत कहीं कहीं आके आपको मिल जाएगा, समझे ना। लेकिन आप स्किल नहीं है, आप गलत चीज लेके बैठे हो तो किस्मत भी क्या करेगा। एब्सोल्युटली, है ना। तो 94 तक वैसी हालत थी। तो हमारा 30 का 10 हो गया। उसमें क्या थी, स्किल थोड़ी थी, अकाउंटेंसी और ये पढ़ा के बैलेंस शीट पढ़ा के हमने अच्छी कंपनी खरीदी। तो हमारे कोई भी कंपनी जीरो नहीं हुए उसमें। वो जो तूफान था उसमें जीरो नहीं हुआ और उसी कारण से हमारे पास 10 बच गया। अब वो 10 के बाद जो है हमको बफेट साहब मिल गया 94 में।
दैट इज द चेंज ऑफ द नेक्स्ट फेज. सो 94 तक एक फेज था जिसको हम बोलते हैं कि डे बिफोर यस्टरडे टाइप्स. तो मैं आपसे बफेट साहब के बाद क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उस पर मैं आपसे बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है. हम बात कर रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब की इन्वेस्टिंग स्टाइल पर, और वो सभी इन्वेस्टर जो अपने आप शेयर खरीदना बेचना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि किस तरह से सही शेयरों को चुना जाए, उनके लिए ये खास शो कल, आज और कल. तो ब्रेक के पहले सर बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में जब आया, जब बफेट साहब को आपने गुरु बनाया, वो कैसे हुआ और उसके बाद क्या बदलाव हुए? तो मैं जैसे बताया आपको कि हम पागल तो थे बाजार में, है ना. तो जुनून की कमी नहीं थी, पैशन की कमी नहीं थी, लेकिन समझ नहीं था और कोई गुरु भी नहीं था. भाई ऐसा है कि आपको अकाउंट्स नहीं आता तो कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना टीचर. तो इसमें शेयर में किसके पास जाओगे? जिसके पास गए वही अपने आप में मतलब उसको समझ नहीं. सो फिर जब इनका आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, दिस इज द बेस्ट रीडिंग. बर्कशायर हैथवे एनुअल रिपोर्ट जो है, आप 20-25 साल के पढ़ें, 77 to 94, उससे आप 67 to 94, ये जो है दैट इज द बेस्ट पीस ऑफ राइटिंग इन इन्वेस्टिंग. कि बफेट साहब खुद कैसे इवॉल्व हुए और क्या क्या उनको प्रॉब्लम आया जब वो 50-100 मिलियन डॉलर के थे 67 वगैरह में, जब उन्होंने पार्टनरशिप बंद किया और जो चालू किया, उसके बाद जो उन्होंने बर्कशायर हैथवे खरीदा, कैसे खरीदा, क्यों खरीदा, उसके बाद फिर सीज कैंडी खरीदा, क्यों खरीदा. सो ऐसे सब पूरे और जैसे उन्होंने बर्कशायर हैथवे जो ओरिजिनल टेक्सटाइल मिलता वो बंद किया, उसमें कितनी तकलीफें हुई, फिर इंश्योरेंस कंपनीज खरीदते गए, फिर जिलेट खरीदा, फिर वो सब पूरी कहानी उसमें जो है ना उसमें वो बनती है. ये सब आपको मिला कैसे उस जमाने में 94? हाँ, तो हमारे जो मित्र हैं संजय भट्टाचार्य, हाँ तो आप जानते हैं उनको, तो उन्होंने हमको पहला कॉपी ला के दिया कि भाई ये रामदेव इसको पढ़ के देख, इसमें ये बंदा बहुत फेमस है, कहते बहुत फेमस है अमेरिका में और ये अलग चीज है कहते. तो मैं बोला देखें यार, पढ़ लेते हैं, क्या तकलीफ है, इतना कुछ पढ़े, ये भी पढ़ लेते हैं. तो उसको पढ़ के देखे तभी जाके समझ में आया क्या चीज है कहते. फिर हमने बोला कि इसका और भी मिलेगा पुराना करके, तो पूरा का पूरा किसी ने पूरा गट्ठा ला के दे दिया. Okay. उसको मैंने जेरोक्स का, अभी वो जेरोक्स का भी पढ़ा मेरे पास, जिससे मैंने ओरिजिनल पढ़ा. तो वो एक गिफ्ट था और समझो किस्मत की बात थी कि हमको सब मिल गया. राइट भाई ये तो सब मतलब कोइंसिडेंसेस हैं, सब मिलते जा रहे हैं. आप सोच रहे थे कुछ चीज खोज रहे थे, आप वो ज्ञान की खोज थी, उसमें ये मिल गया. अब वो ज्ञान जो है, अच्छा उसी ज्ञान से क्या किया मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि मैं अमेरिका जाने लगा. और अमेरिका में मेरे एक मित्र हैं सुनील मेहतानी करके, वो मेरे को वहां ले गए. ओके. और हर साल उनके साथ ही जाता हूँ. अच्छा. तो वो जो वहां पर जाके जब समझ में आया, तो वहां पर जो अभी तो स्ट्रीमिंग चालू हो गया, तो वहां पर 6 घंटा जो Q&A होता है वो सुनने का मौका मिला. उस समय क्राउड बहुत कम होता था, 4-5 हजार होता था, अभी तो 40-50 हजार हो गए, अब मेला हो गया. तो वो जो सीख आई, अच्छा उस समय क्या था, हमारी रीडिंग भी सब डोमेस्टिक पेपर पढ़ते थे, इकोनॉमिक टाइम्स, ये वो. अब क्या हुआ कि 92 के बाद सब बुक्स आने लगे, जोर से बुक्स आए सब. अच्छा. तो सब कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट्स, माइकल पोर्टर, फिर मैंने फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ना चालू किया 96 से. तो ये सब चीजें जो है ना मतलब काफी उससे स्किल आने लगा, समझ में आने लगा. तो पहला चीज क्या समझ में आया बफेट साहब को पढ़ के कि यू शुड हैव अ फोकस स्ट्रैटेजी, फोकस पोर्टफोलियो. फ्यू कंपनी, 2 कंपनी, 5 कंपनी, 10 कंपनी ऐसे होने चाहिए. ये 50-100 कंपनी में कुछ नहीं हो सकता लाइफ में. ओके. ये एक पहला समझ था. तो मेरे पास उस समय 95 में जो 10 करोड़ 12 करोड़ का जो था, उसमें 225 कंपनी थे. 250 कंपनी. अच्छा. तो क्या होता उसमें नया एक्सेल शीट आया था, तो उसमें एक पेज में 50 छपते थे. राइट. लिमिट 4-4 पेज, मतलब पहला पेज लिटिल स्मॉलर, तो 5वें पेज तक ज्यादा था. तो मैं जब भी शाम को टाइम मिलता था, मैं देखने की कोशिश करता था. पहला और दूसरा पेज तक पहुंचे तो बहुत तीसरा पेज उसका थक जाता था, रख दो यार, अभी कल देखेंगे. सो हाउ डू यू इवेल्युएट योर पोर्टफोलियो? मैनेज करने में मुश्किल था, समझ नहीं आता था कि भाई कहीं पर 50,000 का है, तो कहीं पर 25 लाख का है, तो कहीं पर 3 लाख का है. ऐसे करते करते 10 करोड़ के पोर्टफोलियो 225 हो गए. तो सबसे पहले तो मैंने उसको 16 स्टॉक कर दिए. कट करो. जैसे मैं पढ़ा, 225 से 16 स्टॉक. अच्छा. और एक उसमें क्या हुआ था, लेकिन वो करने के लिए भी बड़ा दिल मजबूत करना होता है. आई वॉज कन्विंस्ड. इट इज सो कन्विंसिंग इफ यू रीड. हमें अभी पता नहीं ऊपर वाले की देन थी क्या थी,
हमको समझ में आ गई बात कि भाई बफेट साहब सही बोल रहे हैं, और वो कन्विक्शन हमने एग्जीक्यूट कर दिया। और वो जो क्लीन हुआ, अच्छा उसमें क्या था, एनएससी का स्क्रीन आ गया था, तो उसमें क्या आप जितना बेचो उतना बिकता था। ओके। पहले क्या होता था कि वो बैड डिलीवरी ये वो कंजेंट में मतलब आप बेचो 5,000 मालूम पड़ा 100 से घर में रह गया। डीमेट नहीं था। डीमेट नहीं था। डीमेट उस समय भी नहीं था, लेकिन समय सौदा यूज्ड टू बी प्रॉपर। वो बैड डिलीवरी बैड सौदा नहीं होता, वांदा नहीं होता था। तो ऐसे हमने 8-9 महीने लगा पूरा पोर्टफोलियो क्लीन कर दिया, और वो जो उस साल में मेरा पोर्टफोलियो डबल हो गया जब 16 स्टॉक आपने 16 स्टॉक। तो आपने अब तक जो बात की 3 चीजें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। पहली चीज तो ये कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वो तो पेशेंस, जुनून, ये होना चाहिए। दूसरा, आप स्टॉक मार्केट में जब पैसा बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपको पढ़ना, चाहे वो बुक्स हो चाहे नॉलेज हो, कहीं कहीं पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, करना ही पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। और तीसरा, आप उतने ही शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें जितना मैनेज कर सकें, जिसके बारे में समझ हो आपको, जिसकी समझ हो। और ज्यादा कंपनी तो नहीं रह सकता ना समझ। हाँ, कितनी कंपनी 15 भी बहुत है। तो बिल्कुल, तो मैं इस नोट पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद मैं रामदेव सर से जानूंगा कि 94 से लेकर अब तक ये जो सफर रहा है इसमें क्या कुछ लर्निंग्स रही है, और आगे हम इसको किस तरह से स्टॉक पिकिंग में लगा सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल, आज और कल शेयर बाजार में निवेश करने के तरीकों पर क्या कुछ बदलाव हुआ है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब से। सर, कल की बात हमने की, अब आते हैं आज पर। कल और आज में क्या कुछ बदल रहा है, और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को, स्टॉक पिकिंग को कैसे बदला है? तो हमने क्या किया 96 के बाद जो है, जब ये सब मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गया फिर कि भाई हमको लगने लगा कि अब हमको ग्रिप आ रहा है, हमको स्किल आ रहा है, एंड तो ये समझ में आने लगा कि नाउ वी आर विनिंग। तो फिर हमने बोला कि चलो एक फिल फिशर की एक बुक है, कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स, राइट। उसमें एक बात लिखी हुई है कि वेन एवर यू एंटर एनी मार्केट, फर्स्ट फिगर आउट हाउ मनी इज मेड। ओके, है ना, तो मतलब है ना, हर जगह जैसे पुस्तकें सब अमेरिका से आ रही है और आप शेयर खरीद रहे हो इंडिया में, राइट। तो ये दोनों की कहानी बहुत अलग है। ओके, ट्रिक सेम है बट कहाँ लगेगा वो अलग है ना। जैसे 2 व्हीलर कंपनी इंडिया में बहुत पैसे कमा रही, 3 कंपनी लाख लाख करोड़ की है, वहां थोड़ी ना है। तो ये हर अलग अलग बिजनेस अलग कंट्री में चलती है। सऊदी अरब में खाली सब ऑयल बेस्ड कंपनी चलती है, अभी हमारे यहाँ ऑयल है नहीं तो ऑयल कंपनी की हालत होगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कहाँ पैसे बने। तो उसके लिए हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू किया कि चलो ये तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पैसे बन रहे हैं। तो उसी कारण से हमने पहला वेल्थ क्रिएशन स्टडी किया 96 में। उसके बाद हर साल क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि भाई पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ पैसे बने। तो उससे एक आइडिया रहता है कि बाजार का झुकाव किधर है और क्या चीज काम कर रहा है और क्या चीज काम नहीं कर रहा है। राइट। तो ऐसे हमने जो हमारी समझ थी उसके हिसाब से, और उसके साथ में हम इवॉल्व होना चालू किए, और जो भी हम पुस्तक पढ़ते थे उसकी जो समझ होती थी वो हम स्टडी में डालने की कोशिश करते थे। तो ऐसा ये चल रहा था। फिर तो उससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की जो खोज थी वो सुधरते गई, है ना, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं तो उसके लिए जो स्टाइल है आपका दैट मस्ट इम्प्रूव, क्योंकि अपनी जो समस्या तो कर रहे थे बट हाउ डू यू इम्प्रूव अपॉन इट सो दैट योर स्ट्राइक रेट इम्प्रूव्स। सो उसके लिए हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी चालू किया। तो आपने देखा कि किस तरह से रामदेव सर ने बताया कि अगर आप शेयर बाजार में पैसा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको वो पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, शेयर बाजार के लिए लगाव होना चाहिए, और दूसरा आपको बहुत कुछ पढ़ना है, वो बैलेंस शीट से लेकर न्यूज़पेपर हो या फिर अच्छी पुस्तकें जो आपके इन्वेस्टिंग में फायदा दे सके, और उसके बाद आप वही खरीदें जो आपको समझ में आए और उतना ही खरीदें जिसे आप संभाल सकें। तो ये 3 गुण आपने सीखे। पिछली दिवाली से इस दिवाली तक बाजार ने काफी कुछ एक्शन देखा है, और देश ने भी। जी हाँ, पहली बार देश में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो या फिर जीएसटी को लागू करना रहा हो। और साथ ही बाजार को देखें तो पहली बार 5 डिजिट में निफ्टी को देखने को मिला 10,000 का आंकड़ा। तो दिवाली से दिवाली तक अब तक की यात्रा तो काफ़ी बेहतरीन रही, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये दिवाली भी उतनी ही बेहतर होगी कि अगली दिवाली हम इसी तरह
खुशी और धूमधाम से मना सकें? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और हिंदुस्तान के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल साहब, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के। रामदेव सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाई दीपावली की। और पिछला एक साल जिस तरह से आपने वाकई में, हालांकि आप ये वेल्थ क्रिएशन का काम कई सालों से, दशकों से कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल में जो किया है वो तो ज़बरदस्त काबिल तारीफ़ है। ये सब व्यूअर्स के कारण से है। लेट मी जस्ट विश सब आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत एक्साइटमेंट है। पिछले 12 महीने तो हुआ ही है। सी बाज़ार ऊपर नीचे होते रहता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बाज़ार पीछे 12 महीने में हुआ वो अगले 12 महीने में होगा, या उससे बहुत बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। लेकिन क्या है, स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कई स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, कई स्टॉक्स नीचे जाएंगे। बाज़ार ऊपर जाएगा लेकिन स्टॉक्स भी नीचे जाएंगे, और बाज़ार नीचे भी जा सकता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक डबल ट्रिपल होने वाले हैं, क्योंकि अब बहुत एक्साइटमेंट है इकोनॉमी में। तो ये मतलब एक साल का तो नहीं मालूम, लेकिन पैसे बनेंगे बाजार पैसे बनने चाहिए। ठीक बात है। हाँ, पैसे बनेंगे पक्का, और कस्टमर्स के पैसे बहुत बनेंगे। हमारा तो काम ही है, हमने तो मतलब हमारा तो मोटो है, लेट्स मेक मनी फॉर अदर्स, इन द प्रोसेस विल डेफिनेटली मेक मनी। नहीं, ठीक बात है। हाँ। उनके साथ हमारा भला तो होना ही, लेकिन वाकई में जो घरेलू म्यूचुअल फंड और हमारे यहाँ के अपने जो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं बाजार के लिए सबसे ज़्यादा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये, 2 बड़ी इवेंट हमने देखी, एक तो डीमोनेटाइजेशन और एक GST का लागू होना। और बाजार ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है इन 2 बड़ी घटनाओं पर, डरने के बजाय एक कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना, क्या ये हमारे इन्वेस्टर्स की, हमारी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी की मैच्योरिटी है, या वाकई में इकोनॉमी की इतनी तगड़ी स्ट्रेंथ है कि बाजार में ताकत है? वो देखिए, नहीं मतलब ये तो मतलब कोई डाइसेक्ट करके मालूम नहीं पड़ता कि क्या हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा चीज़ हुआ है। कुछ ना कुछ फंडामेंटली मतलब बदलाव आया है बाजार में, बाजार के स्ट्रक्चर में बदलाव आया है कि आप कि 2 इतने बड़े धमाके किए आपने, और उसके बाद भी इंडेक्स ही 15% ऊपर है। राइट। इंडिविजुअल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस तो 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वो बात अलग है, बट पूरा बाजार ही 15% ऊपर है ना। न्यू शेयर मार्केट में इतना एक्साइटमेंट है, सो ऑब्वियसली समथिंग हैज़ चेंज। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि क्या बदलाव है इतना कि मतलब FIIs इतना बेच रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल अभी आप डेटा देख रहे थे, मतलब मेरे ख्याल से मार्च के बाद से कंटिन्यूस वो बेच रहे हैं, कल सवेरे तक भी बेचे उन्होंने, है ना। एंड DI का रिलेंटलेस फ्लो है, ऐसा क्या चाहिए, है ना। अदरवाइज FII को देख के DI भागते थे, है ना। तो इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, है ना। सो बेसिकली अच्छा, वो भी हायर प्राइस पे, जो 8,000 8,500 का इंडेक्स था वो 10,000 का हो गया, एंड DI का फ्लो इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। लास्ट मंथ 20, 22, 25,000 तक का भी फ्लो हो गया। तो उसका एक ही मतलब एक समझ में मेरे को आता है कि जो राजन साहब ने, मैं उनके पुस्तक पढ़ा था आई डू व्हाट आई डू, उसमें एक समझ में आता है कि भाई फंडामेंटली जो देश में जो हाई इन्फ्लेशन की जो प्रवृत्ति थी 10 साल की, वो अब घट के परमानेंटली, अब वो MPC के साथ में उनका एग्रीमेंट हो गया, सरकार ने बोल दिया 4% इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। हाँ, तो वो जो 4 और 8 के बीच में जो गैप हो गया है, तो वो जो मतलब जो आपके जो फिक्स एसेट्स होते थे, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, लैंड हो गया, उसमें जो बेतहासा जो इन्फ्लेशन के कारण से जो मुनाफा होता था 10-12% का, वो ख़त्म हो गया। और ये इन्वेस्टर्स को समझ में आ गया है कि अब वहाँ जाकर कोई फ़ायदा है नहीं। एक तो पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे पैसे बना लिए, 10 साल में हर चीज़ का दाम 10x 15x हो गया है, अब यहाँ से नहीं बढ़ना है। सो वो समझ के इंक्रीमेंटली जो भी आपका जो सेविंग्स फ्लो जो है वो रिलेंटलेसली DI का चालू है। यहाँ तक का चालू है कि FIs आर लुकिंग टू बी मार्जिनलाइज्ड। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बात है, जो 10 साल से जो FI पूरा डोमिनेट करते थे बाजार को, आज के दिन में उनके हाथ से मतलब पूरा बाजार ही निकल रहा है धीरे धीरे। ये 6 महीना चला तो मतलब उनका जो इन्फ्लुएंस है बाजार में कि अरे FI क्या कर रहा है, F2 क्या बोलते हैं आप लोग, वो जो छोटी जगह में बोलते हैं F2 क्या कर रहा है, उसके कारण डरते हैं लोग, वो खत्म हो जाएगा, वो भय खत्म हो जाएगा। F1 बड़े हो गए, F2 छोटे हो गए। D2 क्या कर रहा है ये पता करेंगे। अभी तक कोई नहीं पूछ रहा कि D2 क्या कर रहा है, राइट, सब F2 को देख रहे हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली मैं डेटा देख रहा था, दिवाली से दिवाली तक 1,21,000 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स ने की है, और FIs की खरीदारी का आंकड़ा सिर्फ 5,500 करोड़ का। हालांकि नेट सेल अभी भी नहीं है, 5-6 हज़ार करोड़ की खरीदारी है। लेकिन क्या वाकई में हमारे इन्वेस्टर्स अब समझदार होकर
जिस रास्ते से जा रहे हैं इक्विटी मार्केट में, कि अब हमें सीधे शेयर खरीदने के बजाय समझदार लोगों को, अच्छे फंड मैनेजर्स को, म्यूचुअल फंड को देना है, ये समझ और ये एजुकेशन क्या हिंदुस्तान में आती हुई दिख रही है। और इसके बेसिस पर क्या अगले 1 साल के लिए कहना संभव है कि नहीं घरेलू फंड्स के पास पैसे आते रहेंगे? घरेलू फंड के पास, जैसे बताया कि आपको इन्फ्लेशन का जो ट्रेजेक्टरी जो नीचे आ गया है वो उसी कारण से। दूसरा ये है कि आपने जो 2 सदमे इकोनॉमिक लगे, मतलब 2 एडजस्टमेंट, जो मेजर एडजस्टमेंट डिमोनेटाइजेशन इसका हुआ, वो एडजस्टमेंट होगा नहीं आगे। जो हमारे कॉन्फ्रेंस में सब आए थे ये सब सन्याल, तो वो बोल रहे थे कि भाई 1-2 छोटी चीज़ करनी, मेरा लगता है बजट तक जो आना ही है, जो ईयर एंड था उन्होंने मना कर दिया। सो अब जो है मेरे को लगता है कि यहाँ से इलेक्शन तक मेरे को लगता नहीं कि इकोनॉमी में कोई बड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। कोई एक्सटर्नल आया बात अलग है, बट गवर्नमेंट मैंडेटेड डिस्टर्बेंस विल बी लेस। नाउ दे वुड लाइक टू सी द इकोनॉमी कमिंग बैक, ऐसा मेरा समझ है। एटलीस्ट जितना 12 महीने में हुआ, अगले 12 महीने में उससे बहुत कम होगा। उससे क्या है, इकोनॉमी को जो है नेचुरल बाउंस, जो पिकअप जो है वो आएगा अंडर द न्यू रूल्स ऑफ द गेम। तो अर्निंग्स का जो माहौल है वो हर हमेशा बोलते हैं अगले साल सेकंड हाफ में आएगा करके, तो अब मेरे लगता है कि देखिए आपका पावर भी ठीक हो गया, सॉरी आपका मेटल्स पूरे ठीक हो गए, लास्ट मेटल्स पैक खराब थे, मेटल्स ठीक हो गया, कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा ऊंचा हो गया, ग्लोबल इकोनॉमी में क्रॉस द बोर्ड स्ट्रेंथ है। तो एक पावर सेक्टर है उसमें भी थोड़ा सा अभी बज़ है, थोड़ा सा पावर डिमांड पिकअप हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि सेकेंड नेक्स्ट ईयर देखिए पी मल्टीपल ज़्यादा यहाँ से खींचने का मुश्किल है, सस्टेनेबली मुश्किल है। मतलब आप कितना भी करो, मतलब सप्लाई आएगा। देखिए दूसरा चीज़ क्या हो गया, अभी 3-4 महीने में सप्लाई भयंकर बिल्ड हो रहा है। फॉरेनर्स तो बेच ही रहे थे, अभी सरकार भी बेच रही है। अभी आपको न्यू इशू मार्केट भी बहुत पॉइंट हो गया है, मतलब 100 बार सब्सक्राइब होता है, उसके ऊपर से और 40% ऊपर में खुलता है। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बॉइंट न्यू इशू मार्केट। तो उससे क्या है कि आपको जितने एंटरप्रेन्योर्स जो बाहर बैठे थे, जिनको पैसे नहीं मिलते थे, या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो 10-10 साल से बैठे हुए थे, वो सब न्यू इशू मार्केट में आने वाला है। सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वाइब्रेंट मार्केट, ऑलमोस्ट गारंटीड है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। बिल्कुल। अच्छा सर, तो आपने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब से लेकर इलेक्शन तक ऐसा कोई झटका लगने की उम्मीद नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल छोड़कर, यानी कि हिंदुस्तान के बाहर, तो वो हिंदुस्तान के बाहर के झटके का डर है 2 तरीके से, या तो क्या कि अमेरिका या कोरिया लड़ ले कर ले, कुछ ऐसा हो जाए, या फिर ये कि दुनिया भर की इकोनॉमी बड़ी ओवर हीटेड है, उसको लेकर कोई डर है क्या? डर क्या है? जियो पॉलिटिकल की वजह से ये नॉर्थ कोरिया और इसका कुछ चला, बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए, रोज हर फ्राइडे सैटरडे को लगता है कि कुछ इस वीकेंड में कुछ होगा। इस टाइप का जनरली वहाँ से नहीं होता है, जहाँ जिसको आप वेट करते रहते हो ट्रबल वहाँ से नहीं आता। कोई और तीसरा नॉर्थ कोरिया खड़ा जाए कहीं पर और कुछ हो जाए, कहीं भूकंप हो जाए। सो बट डेफिनेटली इतनी बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ होगा, पक्का कुछ ना कुछ होगा, और वो मौका होगा बस उसी दिन, मतलब उसी वक्त लेना है बस। नहीं, अगर ग्लोबल आपको कल सब्र ही है, आप ये टाइमिंग मत करो आप बाजार में। ये देखिए पैसे क्यों बनते हैं बाजार में, ये समझो आप, पैसे आपको सही टाइम में खरीदने से नहीं बनते हैं, पैसे इसके लिए बनते हैं आप सही चीज़ खरीदते हो। देखिए पता नहीं इतना कुछ उसके बारे में बात नहीं होता कि पैसे क्यों बनते हैं बाजार में, कि भाई छोटी छोटी कंपनी जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनती है। आज जैसे जैसे इन्फोसिस 50 करोड़ की कंपनी थी 93 में, जब पब्लिक इशू हुई, फ्लॉप पब्लिक इशू, वो 50 करोड़ वाली कंपनी जो 2.5 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। तो उससे आप जुड़ोगे कहीं पर भी जाके, शुरू में थोड़े दिन के बाद तो पैसे बनते हैं। ये नहीं कि अब ये बताइए, जो कंपनी 6000 गुना बढ़ गई हो 20 साल में, 22 साल में, उसमें व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू सेल? हाँ सही बात है। तो ये जो पूरा जो मीडिया जो है ये रिझाने में लगा हुआ है कि आप कब खरीदें, कब मतलब जब डूबेगा, मतलब आप जैसे आप बात कर रहे थे कि भाई कुछ ग्लोबल एक्सीडेंट हो तब खरीदें। अरे नहीं भाई, मतलब यू हैव टू बी इन द बिजनेस। ये तो ठीक है, एक्साइटमेंट है, कुछ ऊपर नीचे होता है, शायद दैट माइट गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू पुट सम मोर मनी। लेकिन मतलब आप स्विमिंग ऐसे नहीं सीख सकते कि जब पानी गर्म होगा तो ही मैं स्विम करूँगा। आपको यू हैव टू गो देयर एवरी डे, हर मौसम में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रामदेव अग्रवाल साहब के साथ इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं दिवाली का एक खास शो और हमारे साथ एक खास मेहमान मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से
जॉइंट एमडी और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। दूसरा बड़ा सवाल फिर ये आता है कि इस दिवाली पर खरीदें क्या? हाँ जब खरीदना है और आप कह रहे हैं कि कल सुबह से शुरुआत कीजिए, तो स्टोरीज जो आपको लगता है कि इंडिया में अभी दमदार है। तो सी फाइनेंशियल्स बहुत बड़ा हो गया यहाँ पर। अभी देखिए फाइनेंशियल्स में क्या है, पहले खाली बैंकिंग थे और एनबीएफसीज थे, ओके, अब 2 और सेगमेंट जुड़ गए, आपका इंश्योरेंस जुड़ गया, अभी सब इंश्योरेंस लिस्ट हो रहे हैं लाइन से, सरकारी प्राइवेट सब लिस्ट हो जा रहे हैं लाइन से, तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा। इंश्योरेंस में फ़ायदा क्या है, इंश्योरेंस एक तो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। अच्छा, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ता है जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। जब एसेट्स नहीं रहेगा तो आप इंश्योर क्या करेंगे, जब आपके पास एसेट्स बढ़ेंगे तो इंश्योरेंस का ये बढ़ेगा। बट इंश्योरेंस में क्या होता है, स्केल का गेम बहुत बड़ा होता है, और उसमें क्या है, जो बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी होता है उससे छोटा कम इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पीट करने का बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, हाँ, तो इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी बैंकिंग से शायद कम है, बट इसमें उतने प्लेयर भी नहीं होते हैं। बैंक्स में आपके पास 100 करोड़ में भी बहुत अच्छी बैंकिंग कर सकते हो आप, नहीं कर सकते इंश्योरेंस में आप। तो क्यों, इंश्योरेंस में रेट का खेल बहुत कम होता है, उसमें स्केल का खेल बहुत बड़ा होता है। तो इसमें क्या है, अच्छी कंपनियां, मतलब ये जो भी कंपनी लिस्ट हो रही है 2, 5, 10 बिलियन डॉलर में, ये 100, 200 बिलियन डॉलर के बन जाएंगे, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनेंगी। तो ये सब वेल मैनेज इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ वाली हो चाहे जनरल वाली हो, दोनों में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। दोनों अपॉर्चुनिटी बड़ा है। मेरी समझ कम है सेक्टर में, मैं बोलता हूँ आपको, अभी भी मतलब ये आप मॉडेस्ट है। नहीं मॉडेस्ट नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जितना मेहनत इसमें किया समझने में। ठीक है, मान भी ले, हमारे से ज़्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है। दूसरा नया सेगमेंट खुल रहा है वो एसेट मैनेजमेंट का। ये क्या, देखिए एसेट मैनेजमेंट जो है ना, हालांकि इंश्योरेंस में भी लाइफ इंश्योरेंस हो थोड़ा एसेट मैनेजमेंट का ही काम है, लेकिन प्योर एसेट मैनेजमेंट जो है वो एक, मतलब मेरे ख्याल से विश्व का एक सबसे बढ़िया बिजनेस है। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये बिजनेस में क्या होता है, आपका जो बाकी जो बैंकिंग या एनबीएफसी बिजनेस होता है उसमें पैसे लगा के पैसे कमाते हैं आप, कैपिटल एडिक्वेसी होती है। इसमें बिना पैसे लगाए पैसे कमाते हैं आप। इसमें सी पैसे कैसे बनते हैं, बुद्धि से बनता है और पैसे लगा के बनते हैं। फी बेस ज़्यादा हो गया। हाँ, सो इसमें क्या है, 99% जो है ना बुद्धि का पैसा है, राइट, 1% जो है ना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है। एनबीएफसी वगैरह में क्या 90% पैसे लगाने का पैसा है, 10% बुद्धि का पैसा है। सो वो जो फर्क जो है बहुत बहुत फर्क है। अच्छा, दूसरा क्या है, अच्छा बिजनेस है और भयंकर ग्रोथ आ गया है, वो तो चालू हुआ। अभी तो आपका टोटल इक्विटी 7-8 लाख करोड़ का है, आपका डेट मिला के 20 लाख करोड़ है, आपका फिक्स डिपॉजिट 100 लाख करोड़ का है। तो जो पेनिट्रेशन जो है वो बहुत कम है। और जैसे हमने बात किया शुरू में, जो इन्फ्लेशन यदि आपने 4% रखा तो क्लियरली फाइनेंशियल सेविंग्स चाहे फिक्स में हो चाहे इक्विटी में हो विल एक्सप्लोड। और अगले 10 साल में जब आपकी सेविंग्स, अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी पिछले 5 साल में टोटल सेविंग्स इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का हुआ है, 5.5 ट्रिलियन का। राइट। अगले 10 साल में 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर की सेविंग्स है, कोई भी सरकार रहे। अच्छा, ये सेविंग्स हो रही है पक्की। अब ये सेविंग्स जाए कहाँ? यदि फिक्स एसेट में आपको नहीं जाना है तो फाइनेंशियल एसेट में जोर से आएगा। तो आपको जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इज वेल्थ मैनेजमेंट, इक्विटी, एसेट मैनेजमेंट। ये जो सेगमेंट खुलेगा भी या खुल रहा है, सब इशू आने वाले लाइन से, अगले 4-5 साल में सब इशू आ जाएंगे। और इंडिया में तो क्या है, यदि आप भाव दो तो वो मतलब धरती से शेयर निकाल के दे देंगे आपको। तो वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, नया सेगमेंट है, नया अपॉर्चुनिटी, नए खिलाड़ी आएंगे। और जीएसटी के बाद ये बड़े प्लेयर्स और बड़े होंगे, ब्रांडेड प्लेयर्स जो हैं उनमें अभी भी फिर मौका है पैसा लगाने का। कोई कंपनी वाइज देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या होता है। जीएसटी का खुद का इम्पैक्ट और उसका जो बाद में रिकवरी जो है, जैसे ऑटोमोटिव हो रहा है, बहुत ऑर्गेनाइज थे तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी फास्ट रिकवर हो गए, इम्पैक्ट बहुत कम है। अब देखिए अभी सितंबर होगा, जो नंबर अगर आए उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि दे आर बिहाइंड, आई मीन दे ओवरकम जीएसटी इश्यूज ब्रॉडली। लेकिन बाकी सब इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जीएसटी में एक चीज़ क्या है कि बहुत सारे जो नीचे के तबके के लोग थे, दे वर नॉन कंप्लायंट। वो कभी जानते नहीं कि ये मतलब इतना सारा रिटर्न क्या होता है, टैक्स बचा के। दूसरा ये कि वो एक तरीका टैक्स बचाने वाला, दूसरा ये कि इवन फाइलिंग और ये वो मतलब कभी सो वो सब पूरा सही सेट होना, उसमें थोड़ा 1-8 क्वार्टर लग जाएगा लगता है। उम्मीद करें कि अगली दिवाली तक सारे फंड्स की एनएवी डबल डिजिट में ऊपर होगी, संभावना है। मतलब ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हाँ। अब वो तो
मतलब क्योंकि 10,000 के लेवल पे निफ्टी में है और आप देखिए, तो निफ्टी देखते नहीं है, सेंसेक्स देखते नहीं है, तो मतलब डबल डिजिट ग्रोथ पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक सिलेक्शन पे ये उम्मीद करना रीजनेबल है? डेफिनेटली 15% तो आपका जन्म से अधिकार है। अच्छा, अरे वाह, एक्सपेक्ट करना। हाँ। हुआ क्या वो तो समय बताएगा। हाँ। अभी माहौल ऐसा है कि 15% जैसा कमाया जा सकता है, जो हमने लास्ट 12 महीने में देखा है, उसके लिए बहुत अच्छा माहौल है। ठीक है। और 1 साल में 15% और 5 साल में डबल वो है। अभी क्या है कि मतलब बीच बीच में क्या क्या होता है, जैसे देखिए अगले दिवाली तक जो है ना, थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने के बाद इलेक्शन रहेगा, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मतलब वो दिवाली अलग रहेगी, बताता मैं आपको। ओके। अगली दिवाली बहुत अलग दिखेगी। रामदेव अग्रवाल साहब के साथ इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं दिवाली का एक खास शो और हमारे साथ एक खास मेहमान मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से जॉइंट एमडी और फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब। सर, आपने एक चीज़ कही कि ग्लोबली कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, और एक और मैं सोचा था जो हिंदुस्तान में लोगों को बड़ा प्रिय सोना, गोल्ड, साल भर में गोल्ड के दाम वही के वही है, कुछ बदला नहीं है। करेंसी का और इंटरनेशनल प्राइसेस का दोनों का मिला कर देखे तो वही के वही है। खरीदा जाए थोड़ा सोना? किस बात के लिए? बढ़ा नहीं है और थोड़ी अगर दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है तो शायद गोल्ड में तेजी हो जाए। इतना तकलीफ करने का है? जब यहाँ पर आपको 15-20% आराम से बनते हैं, तो आपको वहाँ स्ट्रगल क्यों करना है? इतना क्या डर लगता है इक्विटी मार्केट से? भाई यदि आपको डर लगता है, आप डेट खरीद लो। आप किसी को डर लगता है कि भाई मेरे को इक्विटी मार्केट से डर लगता है, तो 50% डेट रखो, 70% डेट रखो। क्या यहाँ एकदम सिंपल रखने का। मैं 100% इक्विटी में रहता हूँ, बट वो मेरी समझ है। राइट, ठीक है ना, मेरे पास कंपनी है, चलती रहती है, तो मैं आई कैन टेक दैट व्हाटएवर फ्लक्चुएशन। सिर्फ फ्लक्चुएशन की बात है, कुछ नहीं। ठीक बात है। लेकिन यदि आपको बहुत डर लगता है कि भाई मैं उम्र वाला आदमी हूँ, 60-70 साल का हो गया हूँ, मेरे पास 10 करोड़ है, उसी में मेरे को ज़िंदगी काटनी है अभी आगे, सो आई डोंट वांट टू टेक अ कैपिटल रिस्क, तो मैं 50%, 70-75% मैं फिक्स इनकम रखिए आप। ठीक बात है, यू नो। लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेटेड गोल्ड शोल्ड करके मेरे को ऐसा मतलब नहीं कि मेरे को नहीं लगता है कि 25-26 हज़ार जो भी भाव है वहाँ से 50 हज़ार हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता अपने लाइफ टाइम में ऐसा कुछ होगा। चलिए, तो गोल्ड बढ़ेगा नहीं। आखिरी सवाल। हाँ जी। दिवाली है तो एक लक्ष्मी मंत्र या गुरु मंत्र जो आप करें हमारे दर्शकों के लिए, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग आपकी बातें पिछले 2-4 साल से सुनकर आ गए हैं बाजार में, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छी सी राय? अच्छी राय तो वही, एक तो क्या, आप जो है अच्छी कंपनी खरीद रहे हैं, क्योंकि अच्छी कंपनी जो है ना इस कंट्री में, उसकी कीमत 10 साल के बेसिस पे आप देखें तो 10 गुना 15 गुना भी बढ़ सकता है। अच्छी कंपनी, छोटी और अच्छी कंपनी 15-20 गुना भी बढ़ सकता है। अच्छी और बड़ी कंपनी एटलीस्ट 5-6 गुना बढ़ेगी। वो इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटी है। बड़ी से बड़ी कंपनी भी 4-5 गुना बढ़ेगी 10 साल में, समझे ना। तो अच्छी कंपनी खरीदें आप, क्योंकि टाइम इज़ फ्रेंड ऑफ गुड कंपनीज, टाइम इज़ एनिमी ऑफ बैड कंपनीज। तो आप कौन सा दुश्मन घर ना लाएं, एकदम पहला चीज़। और दूसरा ये है, आप इन्वेस्ट करें, डोंट ट्राई टू ट्रेड, दिस इज द लॉन्गेस्ट टर्म एसेट। राइट, इक्विटी इज द लॉन्गेस्ट टर्म एसेट। एंड मैं नंबर कुछ अप्रेजल कर रहा था, तो मैं देखा 3% हर महीने चर्न है म्यूचुअल फंड में। ओके, रिडम्पशन 3%, मतलब आपका 3 साल में सब कुछ बदल जाता है। 1/3 ऑफ द पीपल दे जस्ट चर्न। मेरे को समझ में आता है क्यों होता है ऐसा, राइट, यू नो। हालांकि कुछ लोगों की नीड भी होती है, लेकिन इस तरह की नीड नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप जब तक बैठेंगे नहीं, इक्विटी मार्केट्स का एक ही है कि भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली इवन इन रियल एस्टेट, अनलेस यू सेट, यू नो, बाय राइट कर लिया आपने, सो यू हैव टू सेट टाइट। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। राइट, तो बिल्कुल यही वजह है कि रामदेव सर, अगर साल भर में सेंसेक्स में 14% के रिटर्न आए, अगर दिवाली से दिवाली, तो स्मॉल कैप में 28% रिटर्न आए, तो इसी वजह से आए कि आप जो फॉर्मूला बता रहे कि अच्छी कंपनी 10 साल 15 साल के लिए चुन पाए और आपको वो विजन हो। और हर आदमी समझ में आता है, बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि हम ही लोग को कंपनी से मिलना में होता है ये वो। आजकल तो सेबी ने इतना फैसिलिटी कर दिया है, डायरेक्ट बोर्ड रूम से आ रहा है, मतलब रिजल्ट के 10 मिनट के अंदर आपको अनाउंस करना पड़ता है, राइट, कौन कॉल हो रहा है, मतलब करने वाले के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत फैसिलिटी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के लिए आज वक्त निकालने के लिए और दिवाली के इस खास शो में दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय देने के लिए।